जरूर देख लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफ्रैक्शन क्या है और इंटरफेरेंस क्या है। बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस आमतौर पर नहीं होता वर्किंग में, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस होता है। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो दोनों में वही रूल लगना है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब दो स्लिट से हम लोगों ने इंटरफेरेंस करवाया था तो हम लोगों ने केवल ये देखा था कि दोनों स्लिट से आने वाली जो रेज हैं उसको हम लोग वेक्टर ट्रीट करके एडिशन कर सकते हैं, नेट एम्पलीट्यूड देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ऐसा था? ध्यान आ रहा है? बड़ी मुश्किल से ध्यान आएगा क्योंकि 2-4 दिन गुजर चुके हैं। अब उसके बाद वो मतलब स्पॉट कितना बड़ा बनता है या फिर जो है पहला मिनिमा क्या होता है जो उसके कॉन्सेप्ट थे। तो आपको ये बताया गया था कि बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने ये भी कहा था कि दोनों में फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं। एक में आप क्या करते हैं, दोनों से आने वाली वेव को उसको आप इंटरफेरेंस करवाते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को ऐड करते हैं और फाइनली रिजल्ट पर्दे पर लेते हैं। उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने देखा था कि अगर दो स्लिट हैं तो पर्दे पर अगर इधर से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, कोहेरेंट है, अगर वो कोहेरेंट है, ठीक है, तो यहां पर इंटरफेरेंस होगा। अगर कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस होने का कोई चांस नहीं है। पंखे का एग्जांपल लेके मैंने बताया था कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है। जब ये दोनों कांस्टेंट फेज डिफरेंस में है तो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस जरूर करेंगे। सेम एम्पलीट्यूड के हैं, फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा वो सब हम लोग अभी देख लेंगे। पर्दे पर क्या होता था कि सेंट्रल पे क्या होता था, ब्राइट फ्रिंज बनती थी और पैटर्न आपको क्या मिलता था, इस तरीके का पैटर्न मिलता था। इसका मतलब क्या था? रिकैप कर रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि पर्दे पर जो इंटेंसिटी है लाइट की, अगर ये अकेले आई नॉट इंटेंसिटी पर्दे पर पैदा पैदा कर रहा है और यहां पर आई नॉट, ये भी आई नॉट इंटेंसिटी पैदा कर रहा है पर्दे पर, तो दोनों इंटरफेयर करके रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ एनर्जी कर देते थे। लाइट एनर्जी इस क्षेत्र में ज्यादा हो जाती थी, इस क्षेत्र में लाइट एनर्जी ज्यादा हो जाती थी और ये हिस्सा डार्क हो जाता था। कहने का मतलब हो गया कि यहां पर मैक्सिमम लाइट पहुंचती थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर 4I0 हो जाती थी, यहां पर 4I0 हो जाती थी, यहां पर 4I0 हो जाती थी, यहां पर 4I0 हो जाती थी। ये मैक्सिमा होता था। बाकी जितने जगह ये टच कर रहा है यहां पर इससे यह मिनिमा होता था। ये ध्यान आ रहा है आपको? और पर्दे पर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा का एक पैटर्न बनता था और उस पैटर्न में किसी मिनिमा टू मिनिमा या मैक्सिमा टू मिनिमा, मैक्सिमा टू मैक्सिमा, इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते थे। और जिसकी चौड़ाई हम लोग निकालते थे डी लैम्डा बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ। ऐसा हम लोगों ने देखा था। इसके कुछ एजम्पशन थे जो कि हमको पता थे। कौन कौन से एजम्पशन थे? सबसे जो मेन एजम्पशन था, खास एजम्पशन, एजम्पशन से क्वेश्चन आते हैं, परिकल्पना क्या की गई, क्या शर्तें लागू की गई। पहले इसमें शर्त थी कि ये दोनों सोर्स जो हैं वो कोहेरेंट है, तभी इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है। तो पहली शर्त तो यही थी। दूसरी शर्त ये थी कि जो यहां पर आपका स्लिट है, स्लिट का जो साइज है वो साइज वेवलेंथ से भी छोटा है। कर नहीं सकते ऐसा, लेकिन माना गया। उससे फायदा क्या मिला? उससे फायदा ये मिला कि इसने अकेले पूरे स्क्रीन पे लाइट फैला दी, इसने अकेले पूरे स्क्रीन पे लाइट फैला दी। और जब पूरे स्क्रीन पे लाइट दोनों के कारण फैल गई, यानी इसका साइज छोटा होने से लाइट जो फैली इससे वो ऐसे फैली और इससे इससे जो है निकली लाइट ऐसे फैली।
तो पर्दे पर पूरी जगह आपको इंटरफेरेंस दिखाई दिया, क्योंकि ये देखिए इसकी लाइट और इसकी लाइट दोनों ओवरलैप कर गई पर्दे पर। ठीक, पकड़ में बात आ रही नहीं है? पर्दे पर दोनों की लाइट ओवरलैप कर गई, इसलिए यहां पर आपको पूरे पर्दे पर एकदम होमोजीनियस सेम विड्थ के सेम इंटेंसिटी के लगभग आपको सारे के सारे मिलेंगे, जो भी फ्रिंज पैटर्न रहेगा। लेकिन उसके बाद आपको बताया ये गया कि अगर हमें पता है कि ये तो दो स्लिट थी, उसको हमने जो भी आने वाली एनर्जी थी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड था, उसको हम लोगों ने जोड़ा और जोड़ के इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया और इस पर्दे पर इंटेंसिटी का फार्मूला भी डेवलप किया, और वो फार्मूला था I इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। ये भी आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा। ये क्या बताएगा, बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा ये क्या बताएगा। अगर मान लीजिए मैं ये पूछता हूं कि पर्दे पर 30 डिग्री पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहां पर फाई क्या रखा जाएगा है? हाँ, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कॉमन एरर होती है कि हम लोगों ने पर्दे पर 30 डिग्री पे देखा तो यहां धर के 30 धर दिया। यहां पर ये फेज डिफरेंस है और ये एंगल ऑफ व्यू है, ठीक है? तो यहां पर ये फेज डिफरेंस है, ये हमने फार्मूला इसमें डेवलप किया था, याद है सबको? प्रूफ कर सकते हैं ना इसको? ये जो चैप्टर आपका वेव ऑप्टिक्स है, इस पूरे चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, बहुत हल्का मसाला ही है, लेकिन है टेक्निकल थोड़ा सा। अगर आप पकड़ना सीख गए कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, आप उसको पकड़ लिए, तो आपके नंबर कहीं जाने वाले नहीं। अब इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हम लोगों ने देखा, बड़ी मुसीबत तो यही है, बना रहा है। अब इसके बाद डिफ्रैक्शन की बारी आई। डिफ्रैक्शन क्या है, मैं क्यों इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कम से कम अभी भी आप लोग गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें, पहले इसको समझ जाए, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर है नहीं ये, लेकिन बस थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझना है बस। और सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपके एकदम थ्रू आउट लगेंगे, चाहे फार्मूले से करिए चाहे डायग्राम बना के करिए, सवाल गड़बड़ नहीं होने पाए। इनका आपस में रिलेशन है, बिना एक को जाने आप दूसरे को जान नहीं पाएंगे और उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए दोनों को ठीक से मैं एक बार एक साथ करके बता रहा हूं। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि आप एक ही स्लिट को लेते हैं, उसकी चौड़ाई ज्यादा रहती है, यहां पे तो हम लोगों ने स्लिट लिया था, वहां पर अपर्चर कहते हैं उसको, यानी एक हिस्सा इस तरीके से तो अपर्चर कहते हैं। ये डबल स्लिट था, यहां पर आप सिंगल स्लिट लेने जा रहे हैं। जब आप सिंगल स्लिट लेते हैं ये भी बहुत छोटा, लेकिन फिलहाल सिंगल है। तो चूंकि आपको पता था कि वेव फ्रंट जो यहां पे आ रही थी, उसी का एक हिस्सा यहां पे वेव पैदा कर रहा था, एक हिस्सा यहां से वेव पैदा कर रहा, दोनों अपना अपना वेव फेंक रहे थे। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये पूरा यहां से यहां तक वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट का हर एक पार्ट अपना अलग से वाइब्रेशन फेंकेगा, वेव फेंकेगा, और वो सारे के सारे पर्दे पर इंटरफेयर करेंगे। यहां पर केवल दो को दिखाया गया, यहां पर केवल एक को दिखा रहा हूं। क्लियर हुई बात? अब जब यहां पर बहुत सारी वेव्स निकलेंगी, यहां से अलग, यहां से अलग, यहां से अलग, यहां से अलग, यहां से, तो पर्दे पे अब हम कैसे करें? अब हमारे पास एक रास्ता यह है कि आश्चर्य जब हुआ कि इतने बड़े अपर्चर का जो फोटो हमको मिला,
जो तस्वीर हमको पर्दे पर मिली वो इससे ज्यादा चौड़ी मिल गई, जबकि हम लोग मानते थे कि लाइट तो यूं आएगी, इतना बड़ा स्पॉट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहां तक ये फैल गई। ये चाहे आप एक कार्डबोर्ड में कट करके बना लीजिए, चाहे यहां लेंस लगा लीजिए, चाहे आने वाली लाइट कमरे में खिड़की से आए, चाहे कोई भी अपर्चर हो सकता है जिससे लाइट बाहर से आ रही है। ये जरूरी नहीं है ये जो दिखाया गया वही हो। बाहर से खिड़की से लाइट आ रही है वो भी, दरवाजे से आ रही है वो भी, आपकी आंखों में लाइट घुस रही है वो भी, कुछ भी हो सकता है जहां से लाइट अंदर एंट्री कर रही है। पर्दे पर पहुंचने पर इसके बहुत सारे वेक्टर्स हैं और वो सारे के सारे इंटरफेयर करेंगे और आपको क्या मिलेगा, यहां पर सेंटर पे सारे के सारे मिलके यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। बताया गया, क्योंकि यहां से वेव चलेगी, यहां से वेव चलेगी, दोनों के दोनों फेज में रहेंगे, यानी सारे वेक्टर यहां पर सेम डिस्टेंस चल के आएंगे। लेकिन एक समय पर थोड़ा और ऊपर आप जाएंगे तो जहां पे अंधेरा छाया है, अब आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई अंधेरा क्यों छाया, यहां पर यहां लाइट क्यों नहीं गई, यहां लाइट क्यों नहीं गई, यहां पे लाइट, यहां तक लाइट है, ये हिस्सा ज्यादा चमक रहा है, ये हिस्सा बिल्कुल नहीं चमक रहा है, काला पड़ गया यहां पर, इसके इधर डार्क है, इसके इधर डार्क है, इतना बड़ा स्पॉट है, लाइट फैली कैसे। तो आपने कहा कि यहां पर पहुंचने पर सारे के सारे जो वेव्स थे उनके बीच में फेज डिफरेंस इस तरीके से सेट हुआ कि सबने मिलकर यहां पर क्या कर दिया, एक क्लोज पॉलीगॉन बना लिया। क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इनकी संख्या अनंत है, इनफाइनाइट है, इसलिए ये पॉलीगॉन एक सर्किल के रूप में दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, सर्किल के रूप। डिफ्रैक्शन को आपके लेवल पे जितना बेहतरीन तरीके से इस तरीके से समझा जा सकता है उतना अच्छे तरीके से और किसी मेथड से नहीं समझा जा सकता। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये इसका मतलब यहां पर सारे वेक्टर ने क्या कर दिया, जीरो बना लिया। क्या बना लिया, जीरो बना लिया। अब जब यहां पर सारे वेक्टर्स ने जीरो बना लिया तो इसका मतलब यहां पे लाइट की इंटेंसिटी खत्म हो गई, इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, और फेज डिफरेंस कितना हो गया, फाइव। किसके किसके बीच में फेज डिफरेंस, पहले और लास्ट वाले के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई। नहीं, अब ये मत सोचिए, अगर वो बोलेगा कि सेंटर वाले पॉइंट वेव से और लास्ट वाले वेव तक फेज डिफरेंस कितना है, पाई बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रटे हुए हैं कि 2 पाई हो गया तो 2 पाई बोलना है आपको। यहां से यहां तक का जो फेज डिफरेंस है टोटल मिला के यहाँ पे 2 पाई हुआ, इसीलिए यहाँ पे डार्क बन गया है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डार्क बनेगा। इसका मतलब इतना बड़ा, इतना मतलब आपका ब्राइट बनेगा, इतनी चौड़ाई बनेगी ब्राइट की, और उसके बाद अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन वो अंधेरा अंधेरा नहीं रहता, वहां पर भी कुछ लाइट रहती है। क्यों, क्योंकि जब आप और ऊपर देखने लग जाते हैं तो ये एंगल फिर से और बढ़ता है, क्योंकि कलांतर बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर। जब पथांतर बढ़ेगा तो कलांतर बढ़ेगा, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस बढ़ेगा, और जब और ऊपर देखे आप तो पाथ डिफरेंस बढ़ा तो फेज डिफरेंस भी बढ़ा। तो अब ये एंगल जो है और बढ़ता है, तो अब ये पॉलीगॉन क्लोज नहीं रह जाता, क्लोज पॉलीगॉन नहीं रह जाता। अब इसका मतलब यहां पर फिर लाइट आ जाएगी आप, और एक समय ऐसा आता है जब फिर से इसकी जो है क्लोजिंग होनी शुरू हो जाती है, लेकिन 2 राउंड लेके, और आप कहते हैं ये सेकंड मिनिमा बना है। क्या बना है, सेकंड मिनिमा बना है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अच्छा, अब जब मान लीजिए यहां पर आप चल रहे थे, यहां पे केवल डिफ्रैक्शन देख रहे हो, यहां पे आप इंटरफेरेंस देख रहे हो, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में तो दोनों काम होंगे ना, एक्चुअल में दोनों काम होंगे। यहां पर आपने स्लिट का साइज बहुत छोटा समझा था, इसलिए पूरे स्क्रीन पे लाइट पहुंच गई थी। वो भी मैंने प्रूफ करके बताया था कि फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होता है, फॉर फर्स्ट मिनिमा ये पहला है, और आखिरी में पूरा का पूरा जो एंगल बन रहा है वो पाई है मान लीजिए, या थीटा है। और ये जो अपर्चर का साइज है, ध्यान रखिए इंटरफेरेंस पैटर्न में स्लिट के बीच की दूरी दी होती है,
लेकिन डिफ्रैक्शन में इसका साइज भी होता है, या ए या डी, जैसा वो दे वैसा आपको मानना है। अगर वो इसको डी कह देगा तो डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट नहीं है, बल्कि साइज ऑफ द अपर्चर। नहीं समझे? तो यहां पर यहां इसके और इसके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या डी साइन थीटा होगा, और डी साइन थीटा ने यहां मिनिमम बनाया तो डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मिनिमा। ये अंतर हो गया, यानी डिफ्रैक्शन में जो मिनिमा बना रहा है वही इंटरफेरेंस में मैक्सिमा कर रहा था। ये आपको लास्ट टर्म पे बताया गया था। अब डी साइन थीटा एन लैम्डा, यानी एक लैम्डा होगा तो पहला, नहीं तो फिर दूसरा, नहीं तो तीसरा। अब अगर मान लीजिए ये दो स्लिट ले ली गई, दो स्लिट ले ली गई, और इनका साइज जो है, इनका स्लिट का साइज यहां पे तो लैम्डा से बहुत कम था, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। तो जब लैम्डा से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब इनकी लाइट पूरे स्क्रीन पे नहीं फैलेगी, इनकी लाइट पूरे स्क्रीन पर नहीं फैलेगी, और आपको जो जो स्पॉट मिलेगा पर्दे पर वो ये मिलेगा एक्चुअल में। ये तो आइडियल कंडीशन थी, ये क्या थी? आइडियल कंडीशन। पर्दे पर क्या मिलेगा आपको? ये एक अपर्चर है जिसका साइज कुछ फाइनाइट साइज का है, ये बहुत छोटा नहीं है, यानी कि इसका साइज जो आपने ले लिया ए इज इक्वल टू सपोज कर लिया 10 लैम्डा ले लिया, लैम्डा से 10 गुना ज्यादा, ठीक है, लैम्डा से 10 गुना ज्यादा, ये भी और ये भी। तो अब हमको ये बताइए, मान लीजिए बीच का गायब रहता, मान लीजिए आंख बंद करके कि बीच का हिस्सा गायब रहता, तो यहां से पहला वेव निकली और यहां से लास्ट वेव निकली, जैसे वहां निकल रही थी, तो ये दोनों तो करेंगे क्या? डिफ्रैक्शन। यानी हमें अगर कोई कहेगा डिफ्रैक्शन कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे कि ये दोनों को यहां से यहां लाइटें आके जो यहां पे पड़ेंगी वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे कैसा? ए पर्दे पर ए, यहां से ऐसे, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बने। क्लियर? यानी कि इन दोनों के कारण जब लाइट पूरे पर्दे पर नहीं रहेगी, केवल ज्यादा लाइट केवल इतने हिस्से में रहेगी, यहां बहुत कम रहेगी। अभी केवल क्या हुआ? डिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस भी करेंगे, तो ब्राइट डार्क फ्रिंज भी बनाएंगे। तो अब आपका जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। उम्मीद मुझे कम है पकड़ में आया होगा मामला। यानी एक्चुअल में जब आप फाइनाइट साइज का स्लिट लेते हैं तो आपको फ्रिंज पैटर्न इस तरह का दिखाई देता है, इतनी ही दूरी में रहता है, वो पूरे पर्दे पर नहीं रहता। लेकिन अगर आप फाइनाइट साइज ले लेते हैं तो ये डिफ्रैक्शन का एनवलप होता है, डिफ्रैक्शन का एनवलप, और उसके अंदर आपका फ्रिंज वाला होता है, जो डी लैम्डा बाई डी जो आप पढ़ते चले हैं। कुछ पकड़ में बात आ रही है? अब आपका काम जो है उस लेवल पे चल रहा है जिस लेवल पे वो चाह रहा है कि आप ऐसा क्वेश्चन करें कि आपकी मेरिट बढ़ाई जा सके। जनता कर चुकी है सारे क्वेश्चन, 30-35 सबने कर दिए हैं, ये 36वां क्वेश्चन है जो वही ट्राई करेगा जिसको पता होगा। बात हमारी समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं बताता हूं एक और एग्जांपल। जैसे आप यहां पे सारी लाइटें बंद कर दी, सारी लाइटें बंद कर दी, सारी लाइटें जब आप बंद कर देंगे तो ये देखिए एक खिड़की वो है और एक खिड़की वो है, इसको आप एक सीट मान लीजिए, एक उसको सीट मान लीजिए, लाइट बाहर से आ ही रही है, और इसको आप पर्दा मान लीजिए। पूरा थ्रू आउट समझ लीजिए पीछे से आगे तक पर्दा ही पर्दा है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब लाइट बंद करके उसके पर्दे की रोशनी दीवार पे आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के आगे भी जाके आपको लाइट दिखाई देगी। इस पर्दे, इस खिड़की से आने वाली लाइट आपको इतने एरिया में और उससे आने वाली लाइट दोनों इतने एरिया में फैली हुई दिखाई देगी। वो क्या है? वो उसका डिफ्रैक्शन देख रहे हैं आप, नहीं समझे?
वो उसका डिफ्रैक्शन देख रहे हैं। जैसे मैं आपको देखूं और कहीं मैं आपको नहीं देख रहा था, आपके रेटिना को देख रहा था कि कैसा। तो भाषा टेक्निकल हो गई, नहीं बात समझे हमारी। तो उससे आने वाली लाइट दोनों कहां से कहां तक फैली है? मान लीजिए ये जो सफेद रंग का आपका कलर दिखाई दे रहा है, इसमें फैली है, तो ये तो डिफ्रैक्शन के कारण फैली है। अब एक एक स्टेप जो उससे लाइट आएगी वो इंटरफेयर भी करेगी। तो अब इतनी ही दूरी में आपको मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे, वो इंटरफेरेंस है। पता लगा? यहां पे मुझे उम्मीद कम हो जाती है कि आप लोग पकड़ पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब, जब आपसे ये कहा जाएगा डिफ्रैक्शन पैटर्न बताइए, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में आपको यहां से लेकर यहां तक देखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक की लाइट कितनी दूर तक फैलेगी, कितनी दूर तक फैलेगी, इतनी दूर तक फैलेगी। इसके बाद वाली लाइट हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। अब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगी, तो इस फैली हुई लाइट में अब इंटरफेयर होकर मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। जब इनका साइज बहुत छोटा था, तो यही जो डिफ्रैक्शन एनवलप था यही इन्फिनिटी तक जा रहा था, और पूरे पर्दे पर लाइट फैल रही थी, और पूरे पर्दे पर आपको इंटरफेरेंस पकड़ में बात आ रही। तो अब क्या है, अब एक्चुअल में अब तक तो आप केवल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। उसमें आपका फार्मूला था आई इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। यही था, यही था इंटरफेरेंस वाला। डिफ्रैक्शन वाले में इंटेंसिटी किस फार्मूले से दी जाती थी? याद आ रहा है? बढ़िया नींद किसको आ रही है इस समय? अरे तुम कहीं हंस रहे हो यार? तुमको तो हमने कुछ कहा भी नहीं। तो पूछ रहा हूँ, बढ़िया नींद किसको आ रही है? हैं? डर लग रही थी? पंखा बंद करो यार, अगर पंखे की इतनी जरूरत है, वो तुमको सुला रहा है तो फिर बंद करो उसको। भाई हमें ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना है कि जो हमें जगाए रखे, नहीं कि हमें सुला दे। हाँ, हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न जो था उसकी इंटेंसिटी का क्या फार्मूला था, ये मैंने रिकैप किया है पिछला, जो अब तक आप जान चुके हैं। क्वेश्चन अभी कुछ करेंगे तो आपको एक्चुअल प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ कैसे हमको करना है। क्या फार्मूला था डिफ्रैक्शन का? केवल डिफ्रैक्शन देख रहे हो आप। पर्दे पर डिफ्रैक्शन का क्या फार्मूला था? हम्म, याद है किसी को? आई इज इक्वल टू आई नॉट, हाँ मैक्स साइन यही इंटेंसिटी पैटर्न है। ध्यान रखिए, ये डिफ्रैक्शन वाला इंटेंसिटी पैटर्न है, ये डिफ्रैक्शन वाला इंटेंसिटी पैटर्न है। फाई क्या है? फेज है। किसके किसके बीच का? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। अब हमको ये बताओ, अब इस फार्मूले का यूज मैं बता रहा हूं कैसे आप कैसे करेंगे। ये फार्मूला तो देखा होगा, हर की किताब में दिखा भी होगा। अब अगर मान लो ये आपका अपर्चर है, ये आपका स्क्रीन है, यहां पे लाइट आई और पर्दे पर आपका ये पहला मैक्सिमम बना।
सीधे होगा। नहीं। जब फाई, इसको जीरो आप रखेंगे, जीरो कहाँ है फाई? सेंटर पे, पहले और आखिरी वाले का फेज डिफरेंस सेंटर पे कितना है? जीरो है। इसको जीरो रखेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो ये भी बनेगा, जीरो ये बनेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तो एक आ जाएगा। जब कोई चीज जीरो ऊपर भी रहे, जीरो नीचे भी रहे, तो वो क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं रहती। लेकिन इस जीरो को हम लोग जीरो न मानते हुए क्या मानेंगे? 0.000000000 कहां तक? अमेरिका तक। तब जीरो, फिर वन, और ये भी उतना ही है। फिर 0.0000000 कहां तक? अमेरिका तक। अब चूंकि साइन थीटा बराबर थीटा है भाई, साइन थीटा थीटा कब होता है? तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जब साइन थीटा थीटा ही होता है बहुत छोटा एंगल पे, और जीरो एंगल आप ले रहे हो, तो क्या साइन हट नहीं जाएगा यहाँ पर? और साइन हट जाएगा तो 5/2 से 5/2 कैंसिल नहीं हो जाएगा और वन नहीं आ जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। इस फार्मूले का पहला यूज ये है। ये मत समझे कि ये फार्मूला है और इसमें फाइव बराबर जीरो रखे, हम तो सेंटर में मैक्सिमम दिखा रहे हैं और फार्मूले से आ रहा है मिनिमम। फार्मूले से क्या आ रहा है? ठीक। मैथ वाले इसको दूसरे तरीके से जानते हैं, वो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे ऊपर नीचे और फिर तब बहुत काम करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? एल हॉस्पिटल रूल ये है कि अगर आपको 0/0, इनफाइनाइट ऐसी कुछ जो है तिकड़म मिलता है, तो आप ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और तब फिर वैल्यू रखिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये आया साइन 5/2, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो बना cos 5/2, और नीचे क्या बना? 1/2। अब फाइव को जीरो रख लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या? ये 1/2 हो ना भाई, इससे ये कैंसिल होगा फाइव, अब जीरो रख दिया तो वन आ गया। नहीं बात समझे? ये एल हॉस्पिटल रूल है कि अगर 0/0 होता है तो आप डिफ्रेंशिएट करके उसको सेट करिए, क्योंकि वो जीरो होता नहीं है, जीरो के पास होता, जस्ट जीरो होने वाला होता। तो अब मैक्सिमम सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी मिली? I0। ठीक है ना? अच्छा, मैक्सिमा विल अकर, मैक्सिमा विल अकर। पहले मिनिमा देख ले या मैक्सिमा ही देख ले? पहले पहले मिनिमा देख ले। मिनिमा, मिनिमा विल अकर। मिनिमा कब अकर करेगा? जब ऊपर जीरो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर जीरो बनेगा तो इसका मतलब 5/2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए भैया ऊपर जीरो बनने के लिए? साइन कब जीरो होता है? साइन कब जीरो होता है? साइन कब जीरो होता है? तो साइन अगर जीरो है, कोई पाई हो, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, कुछ भी होगा। मिनिमम कहां कहां आएगा? जब ये आपका पाई जो होगा, इसको अभी फिलहाल ध्यान में मत लाना कि इसके साथ यूज कर रहे हैं। पाई, जब साइन फाई जीरो बनेगा तब ये मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, यस और नो। और साइन जब जीरो कब बनेगा? जब उसके बीच में जो उसके पास है 5/2, ये क्या होगा? एन पाई के बराबर होगा। क्या होगा? एन पाई के बराबर। तो ये क्या होगा? एन इंटू पाई के बराबर होगा, तब ये मिनिमा बनेगा। बोलो, पाई इज इक्वल टू 2n पाई। बोलो ठीक है, गलत तो नहीं है? यस और नो? अब
फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप? फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या करेंगे? n1 रखेंगे ना। अरे भाई, मिनिमा भी लगा, दिस विल बी इक्वल टू एन पाई। एन पाई तो पहला पाई कब आएगा? जब n बराबर 1 रखोगे तब तो आएगा। तो n बराबर 1 रख दिया, n बराबर 1 रख दिया, तो फर्स्ट मिनिमा कब आएगा? जब आपका फाई बराबर 2 पाई होगा। क्या ऐसा नहीं होता था वहां पर? पहला मिनिमा कब आया था? जब फेज डिफरेंस 2 पाई हुआ। दूसरा मिनिमा में 2 रखोगे तो कब आया था? 4 पाई आया था। ठीक है, तो पहला मिनिमा कहां आएगा, दूसरा मिनिमा कहां आएगा, आपको समझ में आ गया? क्लियर हुई बात? अच्छा, इतने तक आपको क्लियर होना है, इतने तक आपको सीख के चलना है। मिनिमा की इंटेंसिटी 0, पहला मिनिमा जहां आ रहा है उसकी इंटेंसिटी 0, दूसरा मिनिमा कहां आ रहा है? जब पाई, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा कहां आएगा? मिनिमा कहां आएगा? बोलो। 4 पाई, एटसेट्रा। क्लियर? क्लियर? अब आप आ रहे हो मैक्सिमा पे। कहां आ रहे हो? मैक्सिमा। पहले फोटो बनाओ और घर जाके भी बनाना, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 12 घंटा है और सबकी तो 24 घंटा होती है, इसकी 12 ही घंटा है। शाम तक जाएंगे ना, 6 घंटा गुजर जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। जब ये पहला मिनिमा यहां बना और दूसरा मिनिमा यहां बना, ये तो पहला मिनिमा और दूसरा मिनिमा के बीचों बीच ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ये फर्स्ट मैक्सिमा है। सेकंड मैक्सिमा मत बोलिएगा, इसलिए नहीं बोलिएगा क्योंकि हाँ, सेंटर वाला ये है, ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया। उसके बाद एक और मैक्सिमा बनेगा, वो क्या होगा? सेकंड मैक्सिमा। यहां पे कलांतर था आपका 4 पाई, बोलो था कि नहीं था? यहां कलांतर कितना था? 2 पाई। यहां कितना होगा कलांतर? 3 पाई। यहां कितना होगा? 5 पाई। कहने का मतलब, गलती यहां पे आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहां पे गलती होगी क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि एन पाई कर दिया गया तो मैक्सिमा हो रहा है। मिनिमा के लिए अब सॉरी, इसके लिए एन पाई कर दिया गया तो मिनिमा हो रहा है, और मिनिमा हो रहा है 2 पाई 3 पाई पे। तो आप, इसका मतलब इवन पाई पे क्या हो रहा है? इवन पाई पे क्या हो रहा है? इवन पाई। ठीक है, यानी कि इवन पाई पे ये हो रहा है ना। ऑड पाई पे क्या हो रहा है भाई? यहां पे ऑड पाई पे क्या बना? मैक्सिमा बना, मैक्सिमा बना। ऑड पाई पे क्या हो रहा है? ऑड पाई जो हो रहा है, मैक्सिमम। ठीक। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये तो रटने के लिए आसान है कि ऑड पाई पे जो है मैक्सिमम बन रहा है और इवन पाई पे मिनिमम बन रहा है, तो चुपचाप याद रखिए। लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तो ये आपको एकदम ध्यान आता है कि इवन नंबर पे पाई तो 2 पाई तो ध्यान आ जाता है, यानी 2 तो ध्यान आ जाता है। लेकिन जब ऑड पाई मैक्सिमा के लिए करते हैं तब तो आपको तुरंत फट से ध्यान आता है पहला पाई पाई होगा। नहीं, पहला ऑड संख्या क्या होगी? नहीं, हमारी बात समझ में आई भाई। आपने ये देखा कि मिनिमा कहां आएगा? मिनिमा कहां आएगा? जब 5/2 बराबर एन पाई या 5 बराबर 2 एन पाई। 2 एन का मतलब होता है सम संख्या और इवन नंबर। तो इवन नंबर जब फेज डिफरेंस आएंगे तो आपका मिनिमा बनना है। याद आ गया आपको? अच्छा, अब ऑड पाई क्या होगा? ऑड पाई जब जब आएंगे तो मैक्सिमा बनना है। तो अगर वो पूछेगा कि नहीं पहला मैक्सिमा जहां बन रहा है वहां फेज डिफरेंस कितना है, तो आप पहला पाई नहीं बोलेंगे। बढ़िया से जान लीजिएगा, क्योंकि पहले मिनिमा पे फेज डिफरेंस आपने कितना लिया था? 2 पाई। तो 2 पाई से आप और आगे ही चलेंगे ना, तो पहला वाला आप कतई पाई नहीं बोलेंगे। याद रहेगी बात?
तो ऑड पाई फॉर मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, इसको कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं? ये प्राइमरी मैक्सिमा हुआ, सेंट्रल, सेकेंडरी। फर्स्ट मैक्सिमा विल अकर एट पाई इज इक्वल टू, पाई कितना आएगा इसके लिए? 3 पाई। एंड सेकेंडरी मैक्सिमा विल अकर एट पाई इज इक्वल टू पाई। क्लियर? समझ बात आई? अच्छा, अब हमारे पास ये फार्मूला है, देखने में जितना बुरा लग रहा है उतना ही बुरा है। समझ रहे ना बात? आपको पहले ही मैंने बता दिया, पहला उसमें दिक्कत कहां होती है, जब आप पाई को जीरो रखते हो तब पहले टेंशन आपको वही हो जाती है। जब जीरो रखते हो, आ रहा है मैक्सिमा, होता है मिनिमा, पहली गलती वहां होती है। अब अगर मान लीजिए उसने कहा कि भैया सेंटर पे इंटेंसिटी तो आई नॉट है, लेकिन पहला जो मैक्सिमा बना है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट से तो ऑब्वियसली कम होगी, तो फोटो में ही बना दिया है। लेकिन हम निकाल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस पाई की वैल्यू आपको 3 पाई रख देनी है, रख देनी है। तो जब 3 पाई रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अरे 1 ही तो बनेगा भाई, -1 बने क्या +1 बने? कम से कम 20 बार ग्राफ बता चुका हूं कि ग्राफ से तुरंत देख लिया करो। साइन का ग्राफ क्या है? ये है ना, तो 90 पे एक तो, ये 90 पे तो एक होता है, और ये 90, ये 90 270 में -1, यानी 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 3 पाई/2 पर निकालने बैठे हो। और 3 पाई पे कितना होगा? इस पे कितना होगा? यहाँ पे जब आप 3 पाई रखेंगे तो 3 पाई/2 तो देखना है, तो क्या आएगा? -1। -1 यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर होके +1 बन जाएगा, तो बराबर I0 1 अपॉन पाई कितना रखेंगे? 3 पाई। पाई इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 3, यानी कि 3 पाई/2 और उसका स्क्वायर रखेंगे। जरा इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करिए इसको। अरे 4/9 पाई²। फोर, मतलब एग्जैक्ट नहीं निकालोगे, सब लोग इस्तेमाल करो, करते हो सब लोग कैलकुलेटर है, पूछ रहे हैं तो बता रहे हो कि 1/5। देखो ये तो मुझे भी पता है, I0 और 4/9 पाई²। इससे ज्यादा पता हो तो बताओ, उससे भी ज्यादा बताओ, पॉइंट में बताओ, पॉइंट में। कैसे किए, याद है? वही तो कह रहा हूँ यार, जल्दी किए हो बिना कैलकुलेटर के तो अच्छी बात है ना, उसी के लगभग आना चाहिए। हम्म? नहीं, अच्छे लोग पॉइंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल ये देखे कि 4 बार जा रहा है, बस उतने से बताए हैं वो। .04 तो नहीं आ रहा है? 0.045, बिल्कुल सही। याद रहेगी ये घटना, 0.045।
0.045 का मतलब हो गया, ये लगभग लगभग आ गया 0.045 I0, यानी 4.5% ऑफ आई। यानी कि जो दूसरा मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी होती है, केवल 4%। तो वो हमको क्यों दिखाई देगा? इसीलिए आप जब किसी बल्ब को देखते हैं तो उस बल्ब का आपको डिफ्रैक्शन तो आंखों के पर्दे पर दिखाई देता है, लेकिन उसका जो सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा होता है उसकी इंटेंसिटी केवल 4% होती है, इसलिए वो 4-4.5%, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देता। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। इससे ज्यादा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे अगला भी पूछ दे कि भैया सेकंड मतलब और आगे वाले की बताओ इंटेंसिटी। आपसे से ज्यादा इतने के ही पूछेगा, क्योंकि ये फार्मूला आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ। क्लियर हुई बात? कैसे निकाला मैंने समझ में आया? इस फार्मूले का प्रयोग समझ में आया? क्लियर है? ये π/2 क्या है ये भी पता। अगर वो ये पूछ ले, अगर वो ये पूछ ले कि पर्दे पर यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, ये अब वो लेवल के सवाल आप सोच रहे हो जिस लेवल पे मेरिट बनती है, रेयर वाले। यहां पे इंटेंसिटी पूछ ले तो क्या होगी? तो कुछ नहीं आपको करना है, आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, कलांतर निकाले, फट से रखे, आंसर ले लिए। ये तो हर कहीं लागू होगा ना जहां पाई आपको पता होगा। तो क्या पर्दे पर यहां पर आपको फेज डिफरेंस नहीं पता लग जाएगा? लेकिन ध्यान रहे, डिफ्रैक्शन में फेज डिफरेंस फर्स्ट टू एंड पे लिया जाता है और इंटरफ्रेंस में दो स्लिट के बीच में लिया जाता है। दो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उससे हम लोगों का काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ये मेमोरी में याद करके रखिएगा कि डिफ्रैक्शन में जो सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा बनता है उसकी इंटेंसिटी 4.5% रहती है, क्योंकि वहां पेपर में निकालेंगे तो बहुत समय खा जाएगा। ठीक है ना? यहाँ निकाल के देख लिए हैं, याद रहना चाहिए। चलें सवाल पे आ जाए।
चले, पानी लेके आए थे वो? लेके तो आई थी सर। नहीं, आई तो थी ना एक बार। चले भाई, कुछ कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। देखो, आने वाली चीज नहीं है, आने वाली चीज इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग बायो साइंस के हैं। फिर भी जितना बताया है मैंने उतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर एडिशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर ये चीजें हम लोग ऑमिट करते हैं। डिफ्रेक्शन अपना यंग डबल स्लिट पढ़ लिए, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन क्वेश्चन इससे उठते हैं, ठीक है ना। फार्मूला सिंपल है, भूलता बहुत तेजी से है। अंत में जाते जाते 10-15 दिन बाद आपको केवल वेव ऑप्टिक्स के नाम पर केवल एक चीज ध्यान रह जाएगी, डी लैम्डा बाई डी। फैक्ट बता रहा हूँ, केवल डी लैम्डा बाई डी। बहुत कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना हो, उसके लिए आपको पता है, हाफ लाइफ बीते उसके पहले रिपीट करते रहिए। चलिए, पहला सवाल बहुत इजी है और आप लोगों के लिए नए टाइप का होगा। नए टाइप के इन द सेंस कि ऐसा नहीं है आप लोग जानते नहीं होंगे कि कुछ पूरा पश्चिम नहीं मालूम है, पता होगा, लेकिन दिमाग लगा के क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। द फिगर रिप्रेजेंट इन ए स्मूदर फॉर्म the phasor diagram of 2 point of diffraction pattern that are on opposite side of a certain diffraction maximum। आपके पास एक पैटर्न दिया गया है एक इस तरीके से, ये है, और एक बी दिया हुआ है। जैसे वो आप देख रहे थे कि आपको सर्किल बना के फेजर जोड़ के दिखाया जा रहा था, उसी तरीके से दो फेजर दिखाए गए हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। द फिगर रिप्रेजेंट्स इन स्मूदर फॉर्म द फेजर डायग्राम ऑफ 2 पॉइंट ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न का 2 पॉइंट कंसीडर किया है। ये सेंटर मान लीजिए सेंटर है, सेंटर के एक इस तरफ कोई कंसीडर कर लिया है, एक नीचे कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। अपोजिट साइड ऑफ ए सर्टन डिफ्रैक्शन मैक्सिमम, ठीक है ना। पहला ए, विच मैक्सिमम इज इट। ए वाला कौन सा मैक्सिमम है ये। यानी कि इस तरीके से अगर फेजर डायग्राम जोड़ा जाएगा तो पहला मैक्सिमम ये कौन सा मैक्सिमम होगा। अप्रोक्सीमेट पूछा है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एम एंड विच मैक्सिमम इज इट। ये कौन सा मैक्सिमम बनेगा। एक राउंड मारने के बाद खत्म होगा, ये दूसरा, और उसके बाद उसके आगे बनेगा।
है ना, यानी दूसरे और तीसरे के बीच में बनेगा, ये इसका आंसर यही है। और विच इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर दिस, इसके लिए क्या होगा, ये मैक्सिमम है। जब यहां पे सपोज करिए यहां से आपके फेजर जुड़ने शुरू हुए और फेजर मैक्सिमम तो यहीं तक जा रहे हैं ना, तो पहला मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। समझ बात आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब फेजर जोड़ा था तो इस समय क्या था, जब सारे फेजर मिलके इस तरह से यू बना रहे थे तो ये आपका रिजल्टेंट आ रहा था, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो है जब इस तरह से था और पूरा होने पर ये जीरो हो जा रहा था, तो एक राउंड लेने पर ये पहला मिनिमम, दूसरा मिनिमम, तीसरा मिनिमम, ठीक है, और पहले मिनिमम और दूसरे मिनिमम के बीच में ये जो था ये सेकेंडरी मैक्सिमम था। क्लियर है कि नहीं है, नहीं क्लियर हो रहा है, कितने लोगों को क्लियर नहीं है, सही सही बताओ, नहीं क्लियर है, जो पहले सवाल में फंसे हो। भाई देखो होता क्या है, फिर से ध्यान दो, यहां देखो, जब आपके फेजर्स यानी वेक्टर, इनके लिए टर्म नहीं, यहां पे जब पर्दे पर आप जोड़ते हैं तो सेंटर पर क्या होता है कि यहां से यहां तक अगर 20 फेजर हैं, 20 वेक्टर हैं, तो सेंटर पर जाकर वो सारे के सारे सीधे जुड़ते हैं। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है, क्लियर। तो सेंटर पे तो सारे सीधे जुड़ गए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। अब जब पर्दे के आप ऊपर चलते चले जाते हो तो ये राउंड कर करके एक बार एक सर्किल बना लेते हैं, यानी कि एक पॉइंट एक समय ऐसा आएगा कि इनके बीच में ऐसे ऐसे एंगल हो जाएंगे कि ये राउंड अप कर जाएंगे। क्लियर, ये क्या हो गया, फर्स्ट मिनिमा हो गया, फर्स्ट मिनिमा। अब क्या होगा, जब ये वापस से बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहां से वेक्टर चलेंगे और एक राउंड तो ले ही चुके हैं, अब इसके ऊपर खुल के यहां तक चले जाएंगे। बोलो ठीक है, यदि इंटेंसिटी इस समय तो इतनी ही मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है क्या, अभी भी नहीं समझ में आया। ये सेकेंडरी मैक्सिमम, ये पहला मैक्सिमम है। और फिर वापस जब ये थोड़ी देर बाद वापस दो चक्कर मार देंगे, यहीं पे वापस आ जाएंगे, फिर ये मिनिमा हो जाए, सेकंड मिनिमा, फिर वापस आएंगे यहां तक पहुंचेंगे तो मैक्सिमा हो गया। क्लियर, सिंपल है ना। मैंने कहा था साइकिल की चेन लेके करो इसको, देखो। अब आपने यहां से फेजर जोड़ना शुरू किया, यहां से फेजर जोड़ना, ये करते करते एक राउंड पूरा कर लिया आप, ठीक है ना, तो ये मिनिमा हो गया, ठीक है ना, ये मिनिमा हुआ, फिर ये दूसरा मिनिमा हुआ, उसके बाद तीसरे मिनिमा और उसके बीच में ये इंटेंसिटी आ रही है, और यहां पर सीधे सीधे मैक्सिमा आ रहा है। पहला मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा यहाँ पे, इसने एक राउंड मारा तो मिनिमा पहला यहाँ पर, फिर दूसरा यहाँ पर जीरो, और फिर ये दूसरा मैक्सिमम यानी सेकंड मैक्सिमम आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात कि अभी भी क्लियर नहीं है। आप ये मान के चलिए, सुपोज करिए अगर उससे नहीं समझ में आता है तो ये देखिए, ये देखिए, ये वायर, ये समझ लीजिए कम से कम आपने, आपको केवल इतना बड़ा वायर दे दिया गया है, और तो कहीं है भी नहीं जिससे मैं बताऊं आपको। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये वायर है, इसका मतलब सेंटर पर सारे, और ये वायर एक एक सेंटीमीटर के वेक्टर हैं, इससे जुड़े हुए हैं, सेंटर पे सारे के सारे सीधे सीधे जुड़ गए तो इंटेंसिटी इतनी आई। अब ये इस तरह से बेंड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कम होता जाएगा, और एक समय पे ऐसा आ जाएगा कि ये राउंड अप कर जाएंगे ऐसे, क्योंकि इनके बीच का ऐसा एंगल है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये क्लोज लूप बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, क्लोज लूप। अब क्लोज लूप बनने के बाद और एंगल आप बढ़ाएंगे तो ध्यान रखिए ये और छोटा सर्किल होना शुरू होगा, और ये पॉइंट ऐसे ऐसे बढ़ के यहां जाएगा। रिजल्टेंट कितना होगा, फर्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट और आखिरी पॉइंट को ही तो रिजल्टेंट बोलते हो। अभी रिजल्टेंट कितना है, ये यहां से यहां तक है, और फिर ऊपर आओगे ऐसे ही करते करते। अब जब दो राउंड मार जाएगा तो फिर रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। भाई वेक्टर जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं आप, वेक्टर जोड़ते हुए एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और फर्स्ट और एंड को जो मिलाने वाला लाइन होता है यही तो रिजल्टेंट होता है। तो आपका पहला वेक्टर यहां से शुरू हुआ, जब एक राउंड पूरा हो गया तो रिजल्टेंट जीरो हुआ, दूसरा राउंड पूरा हुआ तो रिजल्टेंट जीरो हुआ, और यहां पर आने के बाद अब तो ये जो है आपका इतना रिजल्टेंट दे रहा है ना,
ये पॉइंट सब कॉमन है। अगर अगर अलग अलग ना दिखाते तो एक ही के ऊपर राउंड करते तो आपको पता कैसे लगा 3 चक्कर काटा हुआ है। तो ये इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कितने का एंगल है? इस वेक्टर और इस वेक्टर में कितने का फेज डिफरेंस है? गुप्ता जी बताओ। जीरो नहीं यार, ये इसके और इसके में और करते करते ये मुड़ा है ना यार, बात नहीं समझ रहे हो। एक राउंड लिया है ना उसने, 2 पाई है वो, दिख रहा है जीरो। इसके और इसके में 2 पाई का फेज डिफरेंस है, तो इसका मतलब बाकी को हटा दिया जाए, केवल इतना छोड़ दिया जाए तो मिनिमम बना है। अब फिर फेज डिफरेंस और बढ़ गया 2 पाई से, बढ़ते बढ़ते यहां पर कितना फेज डिफरेंस हो गया? दूसरा राउंड ले लिया इसमें, 4 पाई। 4 पाई पे क्या बनने वाला है? सेकंड मिनिमम बनने वाला है। और फिर उसके बाद आगे चल रहा है, अभी मैक्सिमा नहीं आया है, अब मिनिमम भी नहीं आया है, बीच में रुक गया है। तो इसका मतलब ये यहां पर फर्स्ट मिनिमा आया था, यहां पर सेकंड मिनिमा आया था, और यहां पर सेकंड मिनिमा और ये मैक्सिमा यहां पे आएगा, सेकंड मिनिमा और उसके बाद थर्ड मिनिमा के बीच में है। तो जो ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये केवल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, तो उसमें आप उसी हिसाब से आंसर दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आप जिस मेथड से सीखे हैं उसी मेथड से यहां पे उसने पूछा। क्लियर? इसमें आप बता सकते हो, इसमें तो मैक्सिमा ही बनेगा अगर ऊपर बैठा हुआ है तो। अब आप देखो, यहां से लेके वेक्टर जुड़ते जुड़ते यहां आए, तो ये क्या हुआ? ये फर्स्ट मिनिमा हुआ, ये फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद ये आया, यहां पर क्या हुआ? सेकंड मिनिमा। अब ये तीसरा राउंड लेता तो थर्ड मिनिमा बनता, लेकिन नहीं लिया इसने, ये अधिकतम पहुंच गया। अब यहां से जो वेक्टर मिलाएंगे आप, वो उसका एम्पलीट्यूड बताएगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में फर्स्ट मैक्सिमा, और इसके बाद ये आपका, हाँ ये आपका सेकंड मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा। हाथ चलाओगे तब बस ठीक हो गए। फिर बताऊं? क्लियर है? चलो अगला सवाल लिखो एक। अ स्लिट ऑफ विड्थ ए। अब ये क्वेश्चन आप लोग ये मान के चलिए कि आपको कर देना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को और नहीं मिलेगा, ये अपने आप में अकेला है। A slit of width A is illuminated by white light. A slit of width A, ध्यान रखिए, अ स्लिट बोला है, विड्थ बोला है, इसका मतलब इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा है, डिफ्रेक्शन की बात कर रहा है। अब स्लिट ऑफ विड्थ A is illuminated by white light. For what value of A, for what value of A the first minimum for red light, ब्रैकेट में कर लिए 6500 एंगस्ट्रॉम, 6500 एंगस्ट्रॉम, appear at theta is equal to 15 डिग्री। अब कष्ट वाली बात है, थीटा भी पूछा तो उसने 15 पूछ दिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जमाना बहुत ही जो है, कहना चाहिए जालिम है, वो 45 दे देता, 30 दे देता, सबसे बढ़िया रहता, लेकिन उसने 15 दे दिया है। तो क्या कर सकते हैं?
साइन 15 की वैल्यू अब क्या करें, यहाँ तो कैलकुलेटर से जुगाड़ कर लेंगे, वहाँ क्या करेंगे? तो वहाँ के लिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हाई स्कूल वाला फार्मूला फट से करिए, फटाफट आंसर बताइए मुझे। साइन 15 की वैल्यू कैलकुलेटर से यूज कर लीजिए, लेकिन फार्मूला में लिख देता हूं। साइन 15 निकालने का, साइन 15 इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 45 cos 30 माइनस cos 35 cos 30 cos 45 एंड sin 30। ये कैलकुलेशन होती है, ध्यान रख लीजिए पेपर में यूज करने के लिए, यहाँ पे कैलकुलेटर से कर लीजिए, समय कम है। आ जाएगा। 2 पॉइंट, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, 2.5। हाँ, गुप्ता जी निकालो फटाफट, 2.5 माइक्रोमीटर आ गया इधर। जिनका नहीं आया है वो लिखिए कि एट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, path difference will be path difference will be a sin थीटा। ध्यान रखिए, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न था आपका, ये ए था और पाथ डिफरेंस था किसी भी एंगल पर डी साइन थीटा, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए साइन थीटा, विच मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमा होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको करना चाहिए था ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यही तो कर सकते थे। ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा दिया है 6500 एंगस्ट्रॉम, और ए आपको दिया हुआ है, पूछा हुआ है साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1/√2, लेकिन उसमें भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये वैल्यू होती होगी 0.2 के करीब, साइन 15 0.28। इससे आपका ए इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, कितना निकालिएगा, 2.5 माइक्रोमीटर। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया गया?
आगे देखिए, इस क्वेश्चन को भी बताइए। टू डिफ्रैक्शन पैटर्न, टू डिफ्रैक्शन पैटर्न are shown in the diagram, are shown in the diagram shown in the diagram for wavelength 6500 6500 6500 6500 and 4300 angstrom. The black color curve will represent, black color graph will represent 6500 या 4300, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। दो लैम्डाज यूज हुए हैं, 6500 एंड 4300 एंगस्ट्रॉम। कौन सा वाला जो होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ब्लैक कलर वाले को रिप्रेजेंट करेगा। 4300, आप बताओ। कितना बताओ, कंफर्म इधर से। पीछे नहीं, ये बताओ इसका पहला मिनिमा यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये थीटा है एंगल। दूसरे वाले के लिए यहाँ पे पहला मिनिमा बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों अगर पर्दे पर लाइट डाली गई तो एक का स्पॉट जो मिनिमा बन रहा है वो इतना बड़ा बन रहा है और दूसरे का स्पॉट जो है वो चौड़ा सा बन रहा है। ये ध्यान रखो, इसका कितना बन रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक फैलाव है इसका, यहाँ तक इतना, इधर और पूरा कर दो इतना फैलाव है इसका, और इसका फैलाव कम है। तो अब आपको पता है कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा।
पहले मिनिमा के लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा, यानी जितना ही लैम्डा ज्यादा होगा उतना ही फैलाव नहीं, गड़बड़ हो गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, लैम्डा गड़बड़ आ गया आंसर ना। हाँ, देखो ये उल्टा कैसे आ रहा है, जितना ही लैम्डा ज्यादा होगा उतना ही फैलाव ज्यादा होगा, जितना लैम्डा कम होगा उतना ही फैलाव कम होगा। यानी अगर आपके आंखों में लाइट रंग लाल कलर की लाइट जाएगी तो वो ज्यादा फैल के जाएगी, उसका सेम साइज का अगर आप रेड स्पॉट देखेंगे और ब्लू स्पॉट देखेंगे तो रेड आपको बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो आपकी आंखों में जाकर जब फैल के मिनिमा बनाएगा उसका साइज बड़ा होगा। वैसे भी आप देखते होंगे कि कहीं भी देखिए तो आपकी निगाहें लाल रंग पे ही टिकती है, न विश्वास हो तो देख के देख लीजिए, कहीं देखिए आपकी निगाह लाल पे टिकती है कि नहीं टिकती है, दिख रही है, देखिए उधर देखिए इधर देखिए, कहीं पर भी लाल पे निगाहें क्यों टिक जाती है। अच्छा, दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा है, पहला तो आपने बताया जो जितना ज्यादा फैलेगा, यही कारण है कि चीजें फैलने ना पाए। इसीलिए आप सपोज करिए एक छोटा सा जो है एक मक्खी देख रहे हैं, इतनी बड़ी मक्खी आपने देखी, तो मक्खी के द्वारा आपके आंखों में लाइट गई और आपके रेटिना पे उसका डिफ्रेक्शन पैटर्न बना, यानी मक्खी की फोटो बनी, बड़ी बनेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी मक्खी की फोटो बन गई। अब इतनी बड़ी फोटो तो बन गई, लेकिन मक्खी का जो के बगल में उसके साथ साथ एक और मक्खी उसके ऊपर बैठ के चल रही थी, उसकी भी फोटो बनी, वो भी फैल गई, अब दोनों फैल के आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए। आपको ये नहीं समझ में आया कि ये एक थी कि दो थी, क्यों? क्योंकि आपने जो लैम्डा यूज किया है, व्हाइट लाइट यूज किया है, उसका जो फैलना है वो ज्यादा है। आप व्हाइट लाइट बंद कर दीजिए, केवल ब्लू लाइट में देखिए, तो आप दोनों को देख पाएंगे। उसको भी नहीं देखना है तो आप और अच्छी अल्ट्रावायलेट पे जा सकते हैं, उस पर भी नहीं जाना है गामा पे जा सकते हैं, एक्सरे पे जा सकते हैं। इवन आप जब वायरस को देखते हैं, बैक्टीरिया को देखते हैं, तो बैक्टीरिया इतने छोटे साइज के होते हैं कि आपके आंखों में जब जाते हैं तो वो ऐसा फैल जाते हैं कि कैट बैक्टीरिया है भाई, एक बैक्टीरिया था वो इतना बड़ा फोटो दिखाई दी, उसी के बगल में दूसरा था वही बैक्टीरिया इतना दिखाई दिया, अब आपको इतना बड़ा एक गुच्छा सा नजर आ रहा है, आप कैसे जानेंगे बैक्टीरिया कैसा? तो आप कोशिश करेंगे कि लाइट फैलने न पाए, इसी के लिए आप इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं लाइट के बीम की तरह से, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वही यूज होता है, यही रीजन। बात मेरी समझ में आई? अभी उस पर चर्चा करेंगे। अगर यहां पे पूछा जाए कि ए एंगल पे, देखिए ये एंगल चल रहा है, यानी पर्दे पर ये एंगल चल रहा है, ए एंगल पे, इस एंगल पे आपको कौन सा वेवलेंथ दिखाई देगा? पर्दे पर सपोज करिए ये 30 डिग्री एंगल है और ये 35 है, 30 डिग्री एंगल पे आपको कौन सा वेव दिखाई देगा? 30 पे ब्लैक क्या बना रहा है? मिनिमा। और ये क्या बना रहा है? मैक्सिमा। तो ये भी नहीं बना रहा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी है वहां पर, तो आपको ये वेवलेंथ मिलेगी। इस पे कौन सी वेवलेंथ मिलेगी? ये रेड खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे आपको ये वेवलेंथ मिलेगी। इसलिए उसने इंटेंसिटी नहीं पूछी है, वेवलेंथ पूछा है। वेवलेंथ कौन सा मिलेगा, लाल की काला? ये बताओ आप, 6500 मिलेगा कि 4300 मिलेगा? इंटेंसिटी नहीं पूछी, इंटेंसिटी तो कम हो गई, मैक्सिमम नहीं बन रहा है, लेकिन है तो वेव वही वाली। ये दूसरा सवाल। देखिए ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न इसी तरीके से होता है, ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न, देख रहे हैं? बीच में रेड स्पॉट और किनारे किनारे हल्के हल्के, जो फर्स्ट मैक्सिमा के बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, जो दिखाई दे रहा है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो सेकेंडरी सब दिखाई दे रहा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है।
ठीक है, ये किसके लिए है? ऑब्वियसली सर्कुलर अपर्चर के लिए होगा ये। अरे कहाँ बात है, ये देख रहे हैं? अब ये लेजर से खींचा गया है तो इसलिए स्पष्ट आया हुआ है। ये देखिए, ये भी फोटोग्राफ है, ये रेड कलर की लेजर से खींचा हुआ फोटोग्राफ है। मतलब सेंटर पे आपका जो है ये सेंटर वाला बन रहा है, उसके बाद पहला मिनिमा आ गया जहाँ पे ब्लैक लिखा है, और उसके बाद जो आया है वो सेकेंडरी मैक्सिमा है। ये आपको मैं उस दिन कह रहा था कि आप जो है वाइट लाइट में भी डिफ्रेक्शन पैटर्न देख सकते हैं, उसका तरीका मैंने बताया था। और आपको ऐसा दिखना चाहिए था, जो आपको डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो ऐसा दिखना चाहिए था। और अगर ऐसा दिख रहा है तो आप सही चीज पकड़ रहे हैं। तो मैंने कहा था दो अंगूठों के बीच में लाइट को देखो, ये यही था। अब ध्यान दीजिए, अब इसी कहानी खत्म हुई और आ गया आपका सर्कुलर अपर्चर। अभी तक तो आप क्या देख रहे थे, स्लिट देख रहे थे। अब आप क्या देखेंगे, सर्कुलर अपर्चर। यानी कि आपके पास अगर स्लिट ना दी गई हो और होल दिया गया हो, यानी अपर्चर गोल दिया गया हो, सर्कुलर अपर्चर, तो क्या कंडीशन होगी? तो आपके पास साइन थीटा फर्स्ट मिनिमा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना था, बोलिए? लेमडा अपॉन डी। भाई डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और पहले मिनिमा के लिए एन बराबर 1 रखा जा रहा था, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपॉन डी। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन है ही है। लेकिन आप इसको करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन डी फॉर सर्कुलर अपर्चर, ये फॉर स्लिट। ये फार्मूला ओनली फॉर स्लिट। अगर सर्कुलर बात आ जाएगी तो 1.22 गिफ्ट में आ जाता है। इसका प्रूफ मैथमेटिकल है, आपके सिलेबस में नहीं, याद रखना है। बात कुछ समझ में आ गई? अब ये सर्कुलर अपर्चर का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब, आपके पास अगर एक कार्डबोर्ड में अगर सर्कुलर होल है, इस तरीके से लाइट आ रही है, तो पर्दे पर आपका जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा जब यहाँ पे जाके बनेगा, यानी ये रेड कलर सपोज करिए आ रहा है, मैं इस होल को जो है, कार्डबोर्ड के होल को इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये कार्डबोर्ड था, उसमें बीच में होल था, तो ये लाइट जो है फैल के इस तरीके से ये स्पॉट बनाएगी। तो पहला जो मिनिमा बनेगा, उसका सेंटर से जो एंगल होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी से दिया जाता है। अगर कोई पूछेगा कि सर्कुलर अपर्चर, एक छोटा सा होल कर दिया गया कार्डबोर्ड में, और पर्दे पर कितना बड़ा स्पॉट मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले से थीटा कैलकुलेट करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। यानी पहला मिनिमा कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा, कितने एंगल पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। अब ध्यान रखना है कि ये स्पॉट कितना बड़ा जो है फैल के बनने वाला है। और ये आपका फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा। इसमें जो खास तौर से चीजें समझने वाली हैं, वो क्या समझने वाली हैं मैं बता रहा हूं, ध्यान से इसको देखें। देखिए, इस फार्मूले का यूज आपको कई जगह पे मिलेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उस फार्मूले को जानता ना हो। 1.22 लैम्डा बाई डी जानते सभी लोग हैं, कोई ऐसा है जो ना जानता हो, इस फार्मूले को देखा ही पहली बार हो, ऐसा कोई? अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ है।
ये आपके पास, सुबोध करिए, आपकी आंखें हैं, लाइट जा रही है आपकी आंखों पर, और ये आपका रेटिना है, ठीक है ना, ये आपका रेटिना है। आपकी आंखों में लेंस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लेंस लगा देता हूँ, लेंस, छोटा सा लेंस का मतलब है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। अब क्या देख रहे हैं आप एक सितारे को देख रहे हैं, यहाँ पे एक सितारा बैठा हुआ है, इसको आप देख रहे हैं अपने यहाँ पे, रेटिना पे आपकी तस्वीर बन रही है, तो आपको पता है इन्फाइनाइट से आने वाली रेज कहाँ जाएंगी, फोकस पे जाएंगे, यहाँ पे रेज आई, और ये यहाँ पर आपका। अब इसकी फोटो जो बनेगी वो डिफ्रेक्शन पैटर्न होगी, दैट इज 100% क्लियर, ये ध्यान रख लीजिए। आपके रेटिना पर जो फोटो बनती है वो डिफ्रेक्शन होता है, तो डिफ्रेक्शन यहाँ पे बना, डिफ्रेक्शन बनेगा तो इसकी फोटो जो बनेगी वो इतनी बड़ी बनेगी, ऐसे इतनी बड़ी बन गई। ये जो बाउंड्री इसकी आप देखेंगे, इट इज क्या है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा ही तो है, बोलो है कि नहीं। बीच में सबसे ज्यादा चमक रहा होगा ये, इसकी इंटेंसिटी को अगर देखें तो बीच में सबसे ज्यादा चमक रहा होगा, और किनारे जाते जाते इसकी इंटेंसिटी कम हो गई होगी, और डार्क आ गया होगा, आपने कहा होगा कि इसकी हमें साइज चमकती हुई ऐसे दिखाई दे, ठीक है ना। एक और सितारा है, एक और सितारा, अब उसको भी आपने देखा, उसको आपने देखा, तो वो भी आपके आंखों में फोटो बनाएगा, और उसकी फोटो जो है यहाँ पे आई। अब उसने जो स्पॉट बनाया वो आपका है, ठीक है ना, कितना बड़ा स्पॉट बनाया, ठीक है ना। अब ये दोनों तो अलग अलग है, ये तो 100% क्लियर है, ये दोनों तो अलग अलग बैठे हुए हैं। फोटो आपको जो आंखों पे आके ओवरलैप की है, तो आप कैसे समझेंगे कि ये दो है कि एक, ये हमको बता है। ध्यान हमको ये देना है कि ये दोनों के दोनों, अगर इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा पे पड़ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि रिजॉल्व हो रहा है। रिजॉल्व का मतलब अलग अलग हम देख पा रहे हैं। यहां पर दो कंडीशन आप देखेंगे, एक स्पॉट ये है, दूसरा स्पॉट जो है वो इसके सेंटर पे आगे बना हुआ है, ये, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजॉल्व। ये रिजॉल्व है, मतलब अलग अलग, इसको माना जाता है कि अलग अलग दिखाई देगा ये बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई इसका भी फोटो बना, इसका भी फोटो बना, लेकिन अगर एक स्पॉट का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा पे पड़ जाएगा, इतना अगर रहेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये फुली रिजॉल्व है, दिखे चाहे ना दिखे, नियम है। इसको क्या कहा जाएगा, फुल्ली रिजॉल्व, यानी हमें पूरा अलग अलग दिखाई दे रहा है। अगर इसके दोनों के इसका सेंटर और इसका सेंटर आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे रिजॉल्व नहीं है। और अगर मान लीजिए इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा पे ना पड़ के मतलब और इधर पड़ जाए, तो भी रिजॉल्व नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कब होता है कि जब पहले वाले का एक स्पॉट का मिनिमा दूसरे वाले के मैक्सिमा पे पड़ जाए। ऐसा कब होगा, ऐसा इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिए। ये जब होगा जब इसका मिनिमा इसके, अब ये इस वाले का मिनिमा इस वाले के मैक्सिमा पे जाके ओवरलैप किया है। ऐसा जब होता है जब ये एंगल जो थीटा दोनों के बीच में होता है, वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी से सेटिस्फाइड होता है। इसको कहा जाता है रेले क्राइटेरिया। ध्यान आ रहा है, सही, रेले, ठीक है, क्लियर है बात। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो स्पॉट बन रहे होंगे या दो चीजों, दो सितारे, दो मक्खी, दो मच्छर, अगर उनको हमको अलग अलग देखना है, तो उनके बीच पे एंगल थीटा होना चाहिए, और जहां साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है।
यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, ये रिले क्राइटेरिया है। कहने का मतलब दो चीजें फुल्ली रिजॉल्व होंगी, फुल्ली अलग अलग दिखाई देंगी अगर उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी बनेगा। क्लियर है बात? सवाल एक लिखो। अब एक सवाल इसने ओरली पूछा है, एक सवाल इसने ओरली। अब देखते हैं कि आप लोग क्या जवाब देते हैं। सपोज दैट यू कैन बेरली रिजॉल्व टू रेड डॉट। दो रेड डॉट हैं जिसको आप बेरली रिजॉल्व कर रहे हैं। बेरली रिजॉल्व करने का मतलब होता है जस्ट रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी रिले क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। क्लियर? पक्का? अब रिले क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है यानी आप उसको रिजॉल्व कर रहे थे, यानी कि आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। इफ वी इंक्रीज द जर्नल इल्यूमिनेशन अराउंड यू, हमने आपके कमरे की चमक बढ़ा दी। देखो कितना बढ़िया सवाल। हमने आपके कमरे की चमक बढ़ा दी। चमक बढ़ाने से आपके आंख का पपिल, प्यूपिल क्या बोलते हो, डिक्रीज इन डायमीटर, वो थोड़ा सिकुड़ गया। अब आप उस चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलेंगे ना? और बड़ी चीज बल्कि बढ़िया से करेंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखो, रिजॉल्व करने का जो फंडा है वो देख लो पहले, समझो क्या है। मुझे आश्चर्य हुआ कि सबने एक जैसे आंसर दिया। देखो, आप दो रेड स्पॉट, इसको और इसको, दोनों को रिजॉल्व कर रहे हो। ये आपकी आंख है, इसका मतलब आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन डी बन रहा है। बोलो ठीक है? बन रहा है ना? साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा अपॉन डी। डी क्या है? हुँ? मान लो आपकी आंख पे ये एंगल, जो ये दोनों रेड स्पॉट बना रहे, कुछ तो एंगल होगा ना ये, यस और नो? भाई कोई दो चीज देखेंगे आपकी आंखों पे, कुछ एंगल बनाएंगे। ये है सपोज करिए 2 डिग्री। क्लियर? क्लियर? 2 डिग्री मान लिया मैंने कि दो आंख पे 2 डिग्री बना रहा है। अब ये जस्ट रिजॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब साइन थीटा ये भी 2 डिग्री है, यानी रिले क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ये भी 2 डिग्री है और 2 डिग्री वो बना रहे हैं, फुली रिजॉल्व हो रहे हैं। अब आपने क्या कर दिया, आपने इल्यूमिनेशन बढ़ा दिया और अपने आंख की जो पुपिल है उसको सिकोड़ दी, छोटी हो गई। ये डी क्या है? डी क्या है इस फार्मूले में? गुप्ता जी बताएं, डी क्या है? पिपल का डायमीटर या अपर्चर का डायमीटर या सर्कुलर जो स्लिट है या होल है उसका डायमीटर। डायमीटर सिकुड़ गया, थीटा क्या हो गया? बढ़ गया। थीटा ज्यादा बढ़ गया, बोलो। थीटा ज्यादा बढ़ गया ना? जब थीटा ज्यादा बढ़ गया तो इसकी डिमांड क्या हो गई? साइन थीटा की वैल्यू अब कितनी आ गई? जितनी लैम्डा पे आप देख रहे थे, सुबह से ये 3 डिग्री आ गई। आ गई 3 डिग्री। यानी कि अब साइन थीटा यानी रिले क्राइटेरिया रिजॉल्व करने का 3 डिग्री बैठ रहा है। यानी जब तक वो दो चीजें आपकी आंखों में 3 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी तब तक वो रिजॉल्व नहीं मानी जाएंगी। और बना कितना रही है? बस एक में इंटरमिंगल हो जाएंगी आपस में। इस पर बहुत ज्यादा लोग गलत आंसर देते हैं, ध्यान रखें।
जैसे आप लोगों ने गलत दिया। सही बात है भाई। आप एक बार बताइए मुझे, मैं फिर से वही चीज दोहराता हूं, मैं कई बार बोलता हूं आपको कि सपोज करिए कि ये एक चिड़िया है, बैठी हुई है, ठीक है ना, ये इसकी आंख है, और आप ये देखना चाह रहे हो कि इसने अपनी चोंच को या बीक को खोल रखा है कि नहीं खोल रखा है, ये देखना चाह रहे हो। यहां से देखोगे तो आपको चिड़िया ही समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। अब अगर एक आदमी कहता है कि इसने आंखें, आंखें नहीं मतलब आंखें ही, चलो आंखें ही मान लेते हैं, आंखें खोल रखी हैं, दूसरा कह रहा है नहीं आंखें उसकी बंद है, और जिसने कहा है कि नहीं उसकी आंखें खुली हुई है, तो हो सकता है उसको ज्यादा दिखाई दे रहा हो। कहते हैं ना कि तुमको ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या, ज्यादा दिखाई देता है कब, जब आपके आंखें बड़ी होती हैं तब आप अच्छा रिजॉल्व कर पाते हो। आंखें बड़ी होंगी, आंखें बड़ी होने पे क्या होगा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और साइन थीटा कम होने का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा यानी कि जो डिमांड है उसकी एंगल की वो कम हो जाएगी, इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके मोबाइल में लगा होता है इतना बड़ा लेंस, ये ठीक है ना, और एक होता है इतना बड़ा लेंस। तो इसके लिए और इसके लिए जब आप रिले क्राइटेरिया प्रूफ करते हो, तो इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है कितनी, सपोज करिए 1/2 डिग्री आती है, और इसके लिए आती है सपोज करिए 5 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कैमरे का लेंस जब तक दो चीजों के बीच में 5 डिग्री का एंगल नहीं होगा तब तक उसको सेपरेट नहीं दिखाएगा। आप चाहे खुद होते रहो कि मैंने जूम कर दिया और मेरा 50 मेगापिक्सल का 20 मेगापिक्सल का, कोई मतलब, मेगापिक्सल नथिंग, वो केवल मार्केट करने का फंडा है। आप में से कोई ये नहीं बता सकता कि ये दो फोटोग्राफ हैं, ये कौन सा 20 मेगापिक्सल से खींचा गया है और कौन सा 50 मेगापिक्सल। सब लोग मुस्कुरा के केवल मूड यूजर कर लो, किसी को नहीं पता। हाँ, खरीदते हुए आप जरूर बताओगे कि मैंने मेरा 100 मेगापिक्सल का है, कोई मतलब ही नहीं है मेगापिक्सल का, हमारी आंख की लिमिट ही नहीं है उतनी ना। कौन भाषा वगैरह, तो इसका मतलब ये हो गया, आपके मैंने पहले भी बता चुका हूं ये चीज की, जो क्रिकेट के ग्राउंड में या और सब जगहों पे जब लोग कैमरा लेके बैठते हैं तो आप देखेंगे बॉल की सिलाई दिखा देते हैं एकदम, और या फिर बॉल कहाँ पड़ी हुई है घास में तो घास भी दिखाई दे जाती है। क्या रीजन रहता है, कभी कैमरे से देख के कोशिश करो कि घास दिखाई दे जाए, बॉल की सिलाई दिखाई दे जाए। आप सभी के पास आधे लोग तो होंगे 50 मेगापिक्सल रखने वाले, 50 मेगापिक्सल वाले कौन कौन है। अब 50 मेगापिक्सल से आप जैसे सपोज करिए 2 लाइनें खींच दे रहा हूं आप यहाँ पे, और वो आप कितना जूम कर लीजिए बता नहीं सकते, उसके लिए आपको डायमीटर को बड़ा करना ही करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन इफेक्ट को कम करने के लिए। यही कारण है कि जो स्पेस में सितारे बैठे हुए हैं उनको देखने के लिए जो हम लोग लेंस का डायमीटर यूज करते हैं वो कई 100 मीटर में रहता है। हबल टेलीस्कोप वगैरह क्या है, ये सब इतने बड़े डायमीटर यूज कर रहे हैं, तब जाके इनको पता लगा था, जिसको आज तक हम लोग एक आध सितारा समझते थे वहां पे 5-5 बैठे हुए। कुछ मतलब समझ में आ रहा है। तो ये जो साइन थीटा है ये आपको बताएगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना बेहतरीन है रिजोल्विंग रिजोल्विंग पावर में। जिसका जितना ज्यादा डायमीटर होगा, जिसका एंगल जितना कम होगा वो उतना ही बेकार होगा कि अच्छा होगा। मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट निकाला, मान लीजिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसका उसका साइन थीटा 3 डिग्री आया, दूसरे का साइन थीटा 2 डिग्री आया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, 2 डिग्री वाला। क्यों 2 डिग्री वाला अच्छा है, क्योंकि वो 2 डिग्री वाली चीजों को दिखा दे रहा है, और दूसरा वाला 2 वालों को नहीं दिखा रहा है, 3 करना पड़ रहा है उसके लिए। नहीं समझे बात, जैसे हमारी आंख है, भगवान ने काम भर के लेंस दिया ही है, इतना बड़ा दे दिया है। अब मैं आपको
दो बाल तोड़ूं और दोनों को अगल बगल करके ऐसे दिखाऊं, लो देखो, आप उसमें बिल्कुल उसको अलग नहीं कर पाए। क्यों नहीं अलग कर पाएंगे? क्योंकि आप अगर अपने आंख का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालिए तो कितना आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 6000 ले लो, 1.22 इंटू 6000 बाई डी, डायमीटर को इतना बड़ा मान लो, 1 सेंटीमीटर। देखो, आंख के लिए जब आप निकालोगे, ये आपकी आंख हो गई, 1 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22, लैम्डा कितना ले लिया गया है? 6000 आसानी के लिए, अपॉन डी डायमीटर 10⁻⁻2। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.22 इंटू 6000 का मतलब 6 × 10⁻⁻5, 10 10 ना, अच्छा नीचे का करिए -5, ये हो गया, ये साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा को थीटा रख लीजिए, ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, लेकिन रेडियन में, तो रेडियन में डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? 180 से गुणा करके पाई से डिवाइड कर देंगे, कितने के लगभग लगभग आ जाएगा? 1-2 डिग्री के करीब करीब आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है, जितना हमारे आंख का रेजोल्यूशन है 1 डिग्री, हम उतने को ही देख पाएंगे, उससे कम को नहीं देख पाएंगे। बात में समझ में आई? हाँ, ये इसको रिले क्राइटेरिया बोलते हैं, और इसका फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई टी। ठीक, एक दो सवाल है इस पे, वो भी कर लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है, अ सर्कुलर कन्वर्जिंग लेंस, लिख लें इसको, अ सर्कुलर कन्वर्जिंग लेंस विद डायमीटर 32 millimeter and focal length 24 centimeter. Circular converging lens of diameter D is equal to 32 millimeter and focal length F is equal to 24 centimeter. Forms images of distant point object. Form images of distant point object in the focal plane of the lens. Lambda is equal to 5500 angstrom. सर्कुलर कन्वर्जिंग लेंस है, डायमीटर उसका 32 मिलीमीटर है, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है। व्हाट एंगुलर सेपरेशन मस्ट टू डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट हैव टू सेटिस्फाई रिले क्राइटेरिया? व्हाट एंगुलर सेपरेशन मस्ट टू डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट हैव टू सेटिस्फाई रिले क्राइटेरिया? लैम्डा दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम। हाँ, what angular separation must two distant objects have to satisfy relay criteria? मतलब जान जाइए पहले क्या है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, अ सर्कुलर कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वर्जिंग लेंस है,
सर्कुलर कन्वर्जिंग लेंस, डायमीटर 32, यहाँ से डायमीटर 32 है। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 24, इसका मतलब इनफाइनाइट से आने वाली रेज यहाँ से 24 की डिस्टेंस पे कंसंट्रेट होंगी। व्हाट एंगुलर सेपरेशन मस्ट टू डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट, दो बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, कितना एंगल होना चाहिए कि वो रिले क्राइटेरिया को फॉलो अप करें। इसका मतलब रिले क्राइटेरिया कब फॉलो होगा, जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी होगा। साइन थीटा निकालना है ये, और 1.22 लैम्डा और डी इसका डायमीटर रखना है, और एंगल अगर छोटा आता है तो आप साइन थीटा बराबर थीटा कर लेंगे। आपका आंसर आना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं आंसर 2.1 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन। बस एक लास्ट सवाल इस पे और करना है, टाइम तो नहीं हुआ होगा ना अभी। ये क्वेश्चन आपको सोचना भी है और अगर हो पाए तो कर भी देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोलने के बाद मैं पूछूंगा कि मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना है, लिख भी लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the wavelength lambda of the light, the wavelength lambda of the light is 4050 angstrom, 4050 angstrom. The split separation, split separation ध्यान रखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। split separation यानी यंग की बात हो रही है। split separation, split, ये मुझे लगता है कहीं आया भी है क्या क्वेश्चन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आया है? देखे हैं? split separation D is small d, split separation D is 19.44 micrometer, 19.44 micrometer, and the slit width is, and the slit width is A बराबर 4.050 माइक्रोमीटर। Consider the interference of the light, consider the interference of the light, consider the interference of the light and also the diffraction, also the diffraction. Find how many bright interference fringes, how many bright interference fringes are within the central peak of, central peak of diffraction envelope.
सेकंड इसी में है। हाउ मैनी ब्राइट फ्रिंजेस आर, हाउ मैनी bright fringes are within the either of the first side peak, how many bright fringes are within the either of the first side peaks of diffraction, फर्स्ट साइड पीक, पहला साइड में पीक है, सेंट्रल पीक की बात नहीं कर रहा, पहला साइड में जो पीक बन रहा है उसके अंदर कितने इंटरफेरेंस बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से कहीं आया है। हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आर विद इन आइदर ऑफ द फर्स्ट साइड पीक ऑफ द डिफ्रैक्शन एनवलप। कितने लोग इसको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है करके आए, ठीक है। मेरे ख्याल से 3:30 हो गए। इसको आप करके लाएंगे सभी लोग, है ना, क्योंकि करने का वक्त नहीं है इस समय। आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं।